सभी विद्यार्थियों और सभी देखने वालों को YouTube देखने वाले लोगों को मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे छात्रों समिति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तो समिति क्या है। जैसे हमने विदत के बारे में पढ़ा था, ये वैदिक कालीन ये प्राचीन संस्थाएं हैं जो समाज को, राज्य को, राज्य के निर्वाचन आदि में सहायक होती थी और समाज के अन्य कार्यों को देखती थी। तो समिति को प्रजापति की दुहिता और सभा की भगिनी अर्थात सभा की बहन और प्रजापति की बेटी भी कहा गया है। इसको हमने 4 पॉइंट में समाहित किया है। समिति की उपयोगिता हम देख लेंगे, फिर समिति का संगठन देखेंगे कैसे होता है, समिति की कार्य प्रणाली देखेंगे और समिति के कार्य देख लेते हैं। आज हम समिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि समिति को सभा की भगिनी अर्थात बहन कहा गया है। एक ही उधर से उत्पन्न होने के कारण भगिनी कहा जाता है बहन को। और प्रजापति की दुहिता, दुहिता का अर्थ होता है बेटी। छात्रों, दुहिता क्यों कहते हैं? प्राचीन काल में गायों को दूहने का कार्य बेटियां ही अधिकतर करती थी, इसलिए बेटी को दुहिता शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो समिति की उत्पत्ति यहाँ पर विराट पुरुष से मानी गई है। विराट पुरुष कौन है? विराट पुरुष ईश्वर है, या जिससे ही इस सभी संस्थाओं का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। वैदिक संस्थाओं में समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। ऋग्वेद में उल्लेख है कि व्रात्य पुरुष ने गमन किया। गमन अर्थात वो चलने लगा। विराट पुरुष ने जो स्थिर था वो चलायमान हुआ, तो उसके पीछे पीछे सभा, समिति और सेना व्यक्त होकर गमन करने लगी। अभी तक ये अव्यक्त थी, लेकिन जब विराट पुरुष अर्थात ईश्वर की इच्छा से संसार की हलचल हुई, वो चलने लगा, तो यहाँ पर सभा भी बनी, समितियां भी बनी और सेना का संगठन भी दिखाई पड़ने लगा, व्यक्त होने लगी। अतः समिति उतनी ही प्राचीन है जितने की व्रात्य, विराट पुरुष, प्रजापति और व्रात्य पुरातन है। ऋग्वेद के ऋषियों ने भी समिति का महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था के रूप में वर्णन किया है कि उस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हो रही थी। उनके समय में समिति का पूर्ण विकास हो चुका था। अब समिति की हम उपयोगिता देख लेते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है कि जिस राष्ट्र में ब्रह्म हत्या होती है वहां मित्र और वरुण निवास नहीं करते, वहां समिति वहां कार्य नहीं करती और उस राष्ट्र में मित्र उसके वश में नहीं रहते। अर्थात ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा अपराध और पाप माना गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक राज्य में समिति का अभाव अथवा उसका निष्क्रिय हो जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। अर्थात समिति का सक्रिय होना ही राज्य के प्रतीक या प्रगति का संकेत था, कह सकते हैं। समितिहीन राज्य जो होता था वो मृतवत अर्थात मरा हुआ समझा जाता था। वैदिक आर्यों द्वारा सार्वजनिक जीवन संबंधी समस्याओं को परस्पर मिलजुल कर एवं विचारों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा सुलझाने और संपूर्ण राज्य की जनता के कल्याण का चिंतन कर तदनुसार साधनों को जुटाने में समिति का महान योगदान रहता था। अर्थात समिति बहुत सारे ऐसे कार्य करती थी जिनसे राज्य चलता था और समाज प्रगति को प्राप्त होता था। इस दृष्टि से समिति आर्यों की उपयोगी संस्था थी। उसके बिना उसके राष्ट्रीय जीवन का विकास असंभव था। अब समिति का संगठन देख लेते हैं कैसे होता था। समिति शब्द सम और इति 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एकत्र होना। इस दृष्टि से वैदिक समिति आर्यों की सार्वजनिक संस्था थी, जिसमें समस्त प्रजा सार्वजनिक जीवन की समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करती थी। इस प्रकार सभा और समिति के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि सभा की सदस्यता का अधिकार केवल उन पुरुषों को प्राप्त था जो राज्य में विशिष्ट पुरुष समझे जाते थे, परंतु समिति की सदस्यता के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। अर्थात इसमें कोई भी भाग ले सकता था, समिति का सदस्य बनने की कोशिश कर सकता था। इसलिए संगठन की दृष्टि से सभा की अपेक्षा समिति अधिक प्रजातांत्रिक थी। अर्थात प्रजा के लोग भी इसमें शरीक या शामिल हो सकते थे। समिति का एक अध्यक्ष होता था, जिससे संभवतः समिति पति कहते थे। उसकी अध्यक्षता में समिति की बैठकें संपन्न होती थी। अथर्ववेद के एक मंत्र में समिति के सदस्यों को सामित्य कहकर पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। समिति द्वारा निर्धारित की गई नीति को वैदिक भाषा में मंत्र की संज्ञा दी गई है। अर्थात समिति जो निर्णय लेती थी उसे उसका मंत्र कहा जाता था।
अब समिति की कार्य प्रणाली देख लेते हैं। ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि उनकी समिति एक मत हो, अर्थात वहां पे प्रार्थनाएं मिलती हैं कि समिति सदैव अलग अलग विचार न रखे, बल्कि सभी सदस्यों का समिति के एक मत हो, एक विचार होकर चलें। समिति के सदस्यों के चित्त, उनके मन और उनके द्वारा निर्णित मंत्र, मंत्र अर्थात सलाह एवं मंत्र निर्णय की उनकी प्रक्रिया में एक मत हो, कोई परस्पर विरोधी बातें ना हो और सभी किसी एक मत पर सहमत हो। इससे संकेत मिलता है कि सार्वजनिक समस्याओं का प्रस्तुतिकरण होता था। समिति इन पर गंभीर विचार करती थी और प्राप्त निर्णय को सबकी सम्मति से लागू किया जाता था। साहित्यिक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि कभी कभी समिति के विवाद उत्पन्न होने से मंत्र निर्णय में कठिनाई उपस्थित हो जाती थी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विचार कोई विरोधी विचार सामने आते हों तो थोड़ी कठिनाई होती रही होगी। ऋग्वेद में समिति का संबंध चिंतन और व्रत से जोड़ा गया है, अर्थात विचार विमर्श से चिंतन से जोड़ा गया है और व्रत अर्थात संकल्प से जोड़ा गया है। यह प्रार्थना संभवतः इसी आशय से की गई जान पड़ती है कि समिति में उपस्थित सामित्यगण संकल्प करें, व्रत करें, संकल्प करें और एकत्रित होकर प्रस्तुत संकल्प अथवा विचार पर अपने अपने मत व्यक्त करते हुए अंत में एक ही निर्णय दें और उस पर दृढ़ रहें। अथर्ववेद के एक प्रसंग में ऋग्वेद के उपर्युक्त मंत्र की पुनरावृत्ति करते हुए फिर से प्रार्थना की गई है कि समिति के सदस्यों के चित्त, उनके व्रत और उनके द्वारा निर्णित मंत्र में सर्वसम्मति रहे, अर्थात समिति के सदस्यों में निरंतर सुमति बनी रहे, सभी एक मत से चलें, अलग अलग विरोधी मत उसमें ना रहे। ऐसी प्रार्थनाएं मिलती हैं समिति के लिए। इन उल्लेखों से प्राप्त संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि समिति में सार्वजनिक समस्याओं पर गंभीर विचार विमर्श होते थे। समिति के सदस्य प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करते थे। विवेचना हो जाने के उपरांत प्रस्ताव बहुमत अथवा सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता था। प्रस्ताव, संकल्प और नीति के लिए प्रायः मंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। राज्य की आंतरिक एवं बाह्य नीति का निर्धारण किया जाना इसी संस्था के कार्यक्षेत्र के अधीन था, अर्थात राज्य की आंतरिक नीति और विदेश नीति, बाहरी नीति, अन्य राज्यों के साथ कैसे संबंध रखते हैं, इसका भी अधिकार समिति के पास ही था। अब समिति के कार्य देख लेते हैं और वैदिक संहिताओं में इस तथ्य की ओर संकेत किया गया है कि जनता एकत्र होकर अपने राजा का वरण करती थी। अब यहाँ पर देखिए, राजा का वरण या राजा का चुनाव भी ये समिति ही कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रजा समिति के रूप में, क्योंकि पूरी प्रजा शामिल नहीं हो पाती थी इस कार्य के लिए, तो प्रजा से जो मुखिया होते थे, प्रजा में प्रमुख लोग होते थे, जैसे आजकल मंत्री लोग हम लोग चुनकर भेजते हैं, विधायक सांसद लोग चुनकर भेजते हैं, ऐसे ही जो प्रजा के मुखिया होते थे वह समिति के रूप में यह कार्य करती थी, अर्थात राजा का चुनाव प्रजा के ही प्रमुखों के द्वारा किया जाता था, जिसे हम समिति कहते हैं। तो वहां पर कई हमको मंत्र देखने को मिलते हैं इस संबंध में। तो एक मंत्र का अर्थ है, हे राजन, आर्य जनता जिसे विषय कहते थे, वह आर्यवेश तेरी कामना करती है, वह अचल है, तू भी सब प्रकार से दृढ़ होकर राजपद पर प्रतिष्ठित हो जा। राजा के चुनाव के लिए कहा गया है। तू राष्ट्र से भ्रष्ट ना हो, अर्थात कभी भी ऐसा कोई कार्य न करे राजन, राजा, जिससे कि उसे दंड मिलने की संभावना हो, भ्रष्ट ना हो। इस प्रकार अथर्ववेद में स्पष्ट संकेत किया गया है कि राजा का वरण करना समिति का मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य था। इस कर्तव्य को निभाने के कारण समिति गरिमापूर्ण संस्था प्रतीत होती है, क्योंकि यह कर्तव्य सर्वाधिक बड़ा कर्तव्य उसका था संभवतः, इसीलिए वो अत्यंत गरिमापूर्ण संस्था के रूप में समिति दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद के एक मंत्र में निष्कासित राजा के पुनः पदारूढ़ होने के संकेत मिलते हैं और अथर्ववेद में भी इस प्रक्रिया से संबंधित प्रार्थना मिलती है। इन संकेतों से स्पष्ट होता है कि समिति एक प्रभुता संपन्न संस्था थी और वह निष्कासित राजा को, यदि राजा कोई अपराध करता था तो यह समिति उसे गद्दी से उतार भी सकती थी और राजा के पश्चाताप करने पर पुनः उसको गद्दी पर आसीन भी, राजगद्दी पर कर सकती थी। यह समिति के अधिकार में था।
तो इसके अतिरिक्त राज्य की नीति का निर्धारण करना समिति के हाथ में था कि राजा राज्य की कौन सी नीति निर्धारित करेगा। प्रजा के कल्याण हेतु प्रस्तुत की गई योजनाओं पर गंभीर एवं विवेचनात्मक प्रणाली द्वारा विचार करना, उन्हें स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना आदि समिति के अन्य प्रमुख कार्य थे। तो ये समिति का संक्षेप में आपको हमने बताया, वर्णन किया, और आशा है सभी छात्रों को ये बहुत पसंद आया होगा और आप सबके परीक्षाओं के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यह ज्ञान बहुत उपयोगी है। इसलिए अवश्य इसे देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।